बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एनालिटिकल केमिस्ट्री 2 की आज की हमारी क्लास है एंड आवर टुडेस टॉपिक इज पोटेंशियोमेट्री। एंड पोटेंशियोमेट्री के अंदर जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, देयर आर टू टॉपिक्स जो कि जिसमें पोटेंशियोमेट्री आ रही है। पोटेंशियोमेट्री और बेसिक डेफिनेशन क्या है पोटेंशियोमेट्री की, कितनी तरह के इलेक्ट्रोड यहाँ पर इस्तेमाल होते हैं और उन इलेक्ट्रोड की कंपोजिशन क्या है और उनकी नर्स इक्वेशन हम किस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है। एंड आफ्टर द लेक्चर यू विल बी एबल टू डिस्क्राइब द डिफरेंट काइंड ऑफ इलेक्ट्रोड, जिसके अंदर हमारे रेफरेंस इलेक्ट्रोड आते हैं, इंडिकेटर इलेक्ट्रोड आते हैं और बेसिक प्रिंसिपल क्या है पोटेंशियोमेट्री का, ये हमारे आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टार्टिंग विद दैट कि सबसे पहले पोटेंशियोमेट्री क्या है। अच्छा, लास्ट लेक्चर तक हमने जो चीज़ डिस्कस की है वो हमने कंसीडर किया था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बेसिकली हमारे पास हम कंसीडर कर सकते हैं कि जब भी हम कोई सॉलिड इलेक्ट्रोड या कोई सॉलिड सरफेस किसी लिक्विड सरफेस लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर या इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर इंटर करते हैं तो वहाँ पर एक इंटरफेशियल इक्विलिब्रियम जनरेट हो रहा होता है। एंड इंटरफेशियल इक्विलिब्रियम मीन्स के वहाँ पे जो इलेक्ट्रोड मटेरियल है या इलेक्ट्रोड के जो मेटल आयन है, मेटल्स हैं या एलिमेंट है, वो क्या कर रहे होते हैं, वो टेंड कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेट लूज करके आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट होने की। और इस तरीके से जो सोल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन के अंदर जो आयंस मौजूद हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करके इलेक्ट्रोड मटेरियल में कन्वर्ट होने में क्या कर रहे होते हैं, यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम जनरेट हो रहा है जिसकी वजह से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट हो रहा है। अब पोटेंशियोमेट्री की रिस्पेक्ट से हमने लास्ट टाइम इसमें एक और बात कंसीडर की थी कि ये जो पोटेंशियल जनरेट हो रहा है हर इलेक्ट्रोड का, ये हमारा डिपेंड कर रहा होता है या हम इसको कंसीडर कर रहे होते हैं इन टर्म्स ऑफ द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसकी रिडक्शन की टेंडेंसी ज़्यादा है और किसकी ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी ज़्यादा है। सो पोटेंशियोमेट्री में अब इसी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को जो जनरेट हो रहा है, हम पोटेंशियोमेट्री को एज अ एनालिटिकल टूल इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें हम कंसंट्रेशन या हम कह सकते हैं हम अपने एनालाइट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। सो पोटेंशियोमेट्री बेसिकली क्या है हमारे पास कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमारे पास जनरेट हो रहा है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसमें हमारे दो इलेक्ट्रोड आपस में कनेक्टेड है। ठीक है। तो जब दो इलेक्ट्रोड को हम आपस में कनेक्ट करेंगे तो वहाँ पर एक क्या होगा, सेल पोटेंशियल जनरेट होगा। दैट इज के एक हाफ सेल जो है हमारा टेंड कर रहा होगा इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए और दूसरा हाफ सेल हमारे पास टेंड कर रहा होगा इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंस इन द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो अगर हमने दो हाफ सेल को कनेक्ट किया और दो हाफ सेल का अपना स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो डिफरेंट है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर हमारा सेल पोटेंशियल जनरेट होगा और वो सेल पोटेंशियल से हम क्या कर सकते हैं, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने एनालाइट सॉल्यूशन को। अब जो दो हाफ सेल हमने जनरेट किए हैं या दो हाफ सेल जिनकी हम बात कर रहे हैं, वो दो हाफ सेल बेसिकली क्या है, बिकॉज आई एम जस्ट रिपीटिंग इट। ठीक है, एक हाफ सेल जिसके अंदर एक इलेक्ट्रोड अपने इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर मौजूद है एंड सेकंड हाफ सेल जिसके अंदर सेकंड इलेक्ट्रोड अपने इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर मौजूद है। इसका अपना कुछ पोटेंशियल जनरेट हो रहा होगा, इसका अपना कुछ पोटेंशियल जनरेट होगा। हमने क्या किया, इन दोनों को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और इन दोनों को कनेक्ट करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल मेजर कर रहे हैं। यहाँ पे वोल्ट मीटर वहाँ पे मौजूद होता है जिससे हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर रहे होते हैं। अब पोटेंशियोमेट्री को अगर हमें इस्तेमाल करना है तो एक हाफ सेल का पोटेंशियल अगर हमें नोन हो तो दूसरे हाफ सेल का पोटेंशियल हम मालूम कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इन दो ये जो मैंने हाफ सेल बनाए हैं ये दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं है। क्यों कनेक्टेड नहीं है कि अगर हम इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात करें या करंट की बात करें या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वहाँ पे अगर उसमें हम पोटेंशियल मेजर करना चाह रहे हैं या करंट मेजर करना चाह रहे हैं या कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल पैरामीटर को हम जो जनरेट स्टडी करना चाह रहे हैं, तो हमारा सर्किट कंप्लीट होना चाहिए।
ठीक है, तो सर्किट कंप्लीट यहाँ पर हमारे पास नहीं है। तो सर्किट कंप्लीट करने के लिए हम क्या कर रहे होते हैं, कोई बताना चाहेगा? क्योंकि आप रिवाइज कर रहे हैं ये कोर्स, किस चीज़ की कमी है इस सेल के अंदर? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या मिसिंग है बेटा? एनीवन? शर्मा आप बताएं। इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में किस चीज़ की कमी है? आप लोग सुन रहे हैं? आरफा, सलमा, एनीवन? आप मुझे बता सकते हैं इस सेल में किस चीज़ की कमी है? नहीं पता तो भी रिस्पॉन्स दें। नहीं पता। किस चीज़ की कमी है इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर? ओके, नहीं पता। ठीक है बेटा, जब आप लोग ये ऑनलाइन लेक्चर लेने के लिए बैठा करें तो आप ये भूल जाएंगे ये आपकी जिस तरीके से यूट्यूब की वीडियो है इस तरीके की नहीं है। यू हैव टू टेक योर पेंसिल एंड कॉपी विद यू, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हमारे लेक्चर के अंदर नहीं लिखी हुई होती, मैं आपको बता रही होती हूँ, वो आपने नोट करनी है। और जब आप पेपर की रिस्पेक्ट से बात करें, जब तक आप लोग हार्ड कॉपी के ऊपर इस बात को नोट नहीं करेंगे, यू विल नॉट बी एबल टू अपीयर इन द फिजिकल टाइप ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, तो अपने साथ एक नोटबुक लेके बैठे, साथ में कॉपी पेंसिल, जिसके ऊपर आप ये चीजें नोट करते रहे। आपके पास नोट्स बने हुए होंगे, अपने हाथ के बने हुए, आपने बार बार आपको वीडियो सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उसी रिस्पेक्ट से आप बड़ी आसानी से अपना पेपर जो है अगर करना है तो वो कर सकते हैं। इसमें जो चीज कमी है दैट इज वी ऑलवेज मेक, यहाँ पर एक सॉल्ट ब्रिज हम ऐड कर रहे होते हैं। सो अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में लास्ट टाइम भी हमने थोड़ा सा डिस्कस करते कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर क्या क्या चीजें मौजूद होती हैं, दो इलेक्ट्रोड्स हैं, एक कैथोड एक एनोड, और एक सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, सो यू मस्ट नो कि सॉल्ट ब्रिज का बेसिक पर्पस क्या है एंड सॉल्ट ब्रिज किस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा होता है। सो यू हैव टू राइट, आप लिख सकते हैं अपने पास खुद भी कि सॉल्ट ब्रिज की अगर हम एप्लीकेशन की बात करेंगे, सॉल्ट ब्रिज क्या क्या पर्पस है किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर। तो सॉल्ट ब्रिज बेसिकली क्या कर रहा होता है, दो हाफ सेल को कनेक्ट कर रहा होता है। क्योंकि अगर ये हाफ सेल को कनेक्ट नहीं करेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकली कंडक्टिविटी नहीं होगी, दैट इज हमारा सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। तो पहला जो हमारी एप्लीकेशन है हमारी सॉल्ट ब्रिज की, दैट इज कि ये क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रिकली कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है दो हाफ सेल के दरमियान में। ठीक है, इलेक्ट्रिकली कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है दो हाफ सेल के दरमियान में। सेकेंड, ये इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी को भी मेंटेन रखता है। एंड इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी क्या है कि जब दो हाफ सेल हमारे पास आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, एंड इन दो हाफ सेल में अगर मैं फॉर एग्जांपल कोई कंसीडर करें कि यहाँ पर हमारे पास सिल्वर आयंस हैं, ठीक है,
और ये इलेक्ट्रोड मटेरियल जो हमारे पास मौजूद है ये हमारे पास सिल्वर इलेक्ट्रोड मटेरियल है, ठीक है। एंड यहाँ पर हमारे पास लेट सपोज यहाँ पर जिंक आयन है और ये जो इलेक्ट्रोड है हमारे पास दिस वन, ये हमारे पास जिंक मेटल का बना हुआ है। तो जब हम इनको आपस में कनेक्ट करेंगे, अब इसको मैं लास्ट लेक्चर से थोड़ा सा कनेक्ट कर रही हूँ कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो सिल्वर का हमारे पास पॉजिटिव होता है, दैट इज 0.799 या 0.8 भी हम कह सकते हैं। और जो जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब इस पॉजिटिव और नेगेटिव से हमें क्या फर्क पता चल रहा है, इससे हम बता सकते हैं कि जब हम इन दो हाफ सेल को, जिसमें जिंक इलेक्ट्रोड जिंक आयन के अंदर मौजूद है और सिल्वर इलेक्ट्रोड सिल्वर आयन के अंदर मौजूद है, इनको अगर हम कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये जो सिल्वर आयन है ये इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे इलेक्ट्रोड के ऊपर, और ये जो जिंक मेटल है, ये जिंक मेटल क्या कर रहा होगा, ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहा होगा। तो ये हमारा जहाँ पे क्या हो रही होगी, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही होगी, एंड दिस हाफ सेल विल बी टर्म्ड एज अ एनोड। एनोड के ऊपर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है। और ये क्या है, जिंक है। रिएक्शन क्या हो रहा है, एनोड के ऊपर हमारे पास जिंक मेटल जो कि इलेक्ट्रोड की फॉर्म के अंदर यहाँ पर मौजूद था, ये जिंक मेटल ये क्या कर रहा है, ये दो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और किस में कन्वर्ट हो रहा है, जिंक आयन के अंदर, ठीक है। पॉजिटिव आयन यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं 2 पॉजिटिव करके। ये हमारा हाफ सेल का रिएक्शन है जो कि हो रहा है। सेकंड हमारे पास क्या है, सिल्वर इलेक्ट्रोड अगर मौजूद है, यहाँ पे सिल्वर मेटल तो मजीद इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता क्योंकि ये न्यूट्रल फॉर्म के अंदर है, इसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन मौजूद थे उतने ही मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पे जो सिल्वर आयन है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो यहाँ पे क्या हो रही होती है, यहाँ पे हमारे पास रिडक्शन हो रही होती है और ये हमारे पास क्या है, ये वर्क कर रहा है एज अ कैथोड, ठीक है। एंड कैथोड के ऊपर जो रिएक्शन हमारे पास हो रहा है वो क्या है कि सिल्वर आयन, दे आर सिल्वर आयन, ठीक है। सिल्वर आयन क्या कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद दे आर कन्वर्टिंग इनटू सिल्वर मेटल। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, रिडक्शन हो रही है। तो अगर हम इन दो हाफ सेल को कनेक्ट कर दें आपस में सिंगल एक वायर के जरिए से, ठीक है, हम बीच में कुछ डिवाइस नहीं लगाए और क्या करें, बीच में हमें सॉल्ट ब्रिज लगाने की जरूरत है, सॉल्ट ब्रिज नहीं लगाएंगे तो इलेक्ट्रिकली कनेक्टिविटी हमारी नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो हमने सॉल्ट ब्रिज लगाया, जिंक इलेक्ट्रोड को सिल्वर इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट कर दिया एक सिंगल वायर के जरिए से, कि कॉपर वायर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग वायर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या होगा अल्टीमेटली, क्योंकि इसका जिंक का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो लेस, वो क्या है, वो नेगेटिव है, और जो सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल है वो पॉजिटिव है, तो सिल्वर की जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन गेन करने की वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू जिंक। तो ऐसी कंडीशन के अंदर सिल्वर की क्या हो रही होगी, रिडक्शन हो रही होगी, और जिंक की क्या हो रही होगी, ऑक्सीडेशन हो रही होगी, ठीक है। तो जब हमने इनको कनेक्ट किया आपस में, क्या होगा, हमारे जिंक आयन जनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे और हमारे पास सिल्वर आयन जो है वो सिल्वर इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि जब सिल्वर आयन सिल्वर मेटल में कन्वर्ट होगा, ये रिएक्शन कहाँ हो रहा है, इस इलेक्ट्रोड के ऊपर, और ये जिंक इलेक्ट्रोड जो जिंक मेटल थे वो कहाँ, इलेक्ट्रोड से जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहे हैं। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, हमारे सिस्टम में से करंट फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन हमारे फ्लो कर रहे हैं। जब जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज किए, वो इलेक्ट्रॉन फ्लो किए कहाँ तक, कैथोड के ऊपर, एंड कैथोड के ऊपर क्या हुआ, सिल्वर आयन आए, उन्होंने इलेक्ट्रॉन गेन किया, वो सिल्वर मेटल में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, अगर आप इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी की बात करें तो इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी बेसिकली क्या होती है, कोई भी सॉल्यूशन है हमारा, वाटर का या एक्वस सॉल्यूशन है, उसके अंदर जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज होते हैं। दैट इज एक पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए एक नेगेटिव चार्ज हमारे पास होना चाहिए, ठीक है। लाइक अगर हमने सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन अपने ऐड बनाया है, तो सोडियम क्लोराइड के अंदर अगर एक सोडियम मौजूद है पॉजिटिव, तो उसको बैलेंस करने के लिए एक नेगेटिव क्या होता है, क्लोराइड आयन मौजूद होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसी तरीके से अगर जिंक मौजूद था, तो जिंक हमारे पास पॉजिटिव था, तो जिंक का कोई भी सोल्यूशन हो सकता है, क्लोराइड है, नाइट्रेट है, या सल्फेट है। तो अगर हमारे पास लेट सपोज जिंक क्लोराइड ही है या जिंक नाइट्रेट है, तो एक जिंक के साथ, क्योंकि नाइट्रेट के ऊपर हमारे पास क्या होता है, -1 चार्ज होता है, तो एक जिंक आयन के साथ यहाँ पर 2 नाइट्रेट भी हमारे सोल्यूशन के अंदर मौजूद होंगे, दैट इज की इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी के लिए।
इसी तरीके से अगर हम सिल्वर का भी नाइट्रेट सोल्यूशन कंसीडर करें तो वहां पर अगर एक सिल्वर आयन था तो एक सिल्वर आयन के लिए वहां पर भी क्या होगा, एक नाइट्रेट आयन भी मौजूद होगा। जो कंसंट्रेशन सिल्वर आयन की थी वही कंसंट्रेशन हमारे नाइट्रेट आयन की रही थी। अब क्या हो रहा है, अगर जब हम रिएक्शन हो रहा है दैट इज कि हमारे सिस्टम में से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं फ्रॉम एनोड टू कैथोड। ठीक है, इस तरह का जो सेल है ये गैल्वानिक सेल कहलाता है, वोल्टाइक सेल कहलाता है, ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, जिसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। ठीक है, अब अगर ये इलेक्ट्रॉन हमारे फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो करने की वजह से रिएक्शन क्या हो रहा है, जिंक मेटल जो प्योर फॉर्म के अंदर मौजूद था वो जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहा है। दैट इज इस सॉल्यूशन में एनोड हाफ के अंदर जिंक आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है और जिंक आयन ही बढ़ रहे हैं, नाइट्रेट आयन नहीं बढ़ रहे। तो अगर एक जिंक के साथ दो नाइट्रेट पहले मौजूद थे, अब अगर एक जिंक और आ गया तो क्या हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी इम्बैलेंस हो गई, हमारी ऑल्टर हो गई। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो गया। अब एक लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर का पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी हमारी बरकरार नहीं रहेगी। अब इस इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी को बैलेंस करने के लिए हम ये जो सॉल्ट ब्रिज होता है ये क्या कर रहा होता है, अपना किरदार अदा कर रहा होता है, अपना रोल प्ले कर रहा होता है। यहाँ पर इस सॉल्ट ब्रिज के अंदर लेट सपोज हमने पोटाशियम नाइट्रेट का, सॉल्ट ब्रिज के अंदर नॉर्मली सॉल्ट्स इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं, मोस्ट कॉमनली हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं KCl, अदरवाइज हम पोटाशियम नाइट्रेट या फिर अमोनियम क्लोराइड या अमोनियम नाइट्रेट या इस तरह के आयंस जो है हम नॉर्मली इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो सॉल्ट ब्रिज के अंदर हमारे पास लेट सपोज कि पोटाशियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन फिल्ड है, तो यहाँ पे क्या होगा, जब हमारे पास जिंक आयन बढ़ जाएंगे तो ये पोटाशियम नाइट्रेट से क्या करेगा, ये नाइट्रेट आयन यहाँ पर डिफ्यूज होना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर एक जिंक आयन बनाए तो क्या होगा, दो नाइट्रेट यहाँ पे डिफ्यूज हो जाएंगे, सॉल्ट ब्रिज से इस सॉल्यूशन के अंदर इंटर हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी अगेन बैलेंस हो जाएगी। इसी तरीके से सेकंड हाफ के अंदर दैट इज कैथोड के अंदर क्या हो रहा है, कैथोड के अंदर पॉजिटिव आयंस कम हो रहे हैं। दैट इज एक सिल्वर आयन के लिए एक नाइट्रेट था, अगर एक सिल्वर आयन कम हो गया तो नाइट्रेट बढ़ गए, दैट इज नेगेटिव चार्ज बढ़ गया। तो नेगेटिव चार्ज बढ़ने की को बैलेंस करने के लिए क्या होना चाहिए, जो पोटाशियम पॉजिटिव चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से डिफ्यूज होकर हमारे कैथोड के अंदर आ रहा होता है। ठीक है, तो सॉल्ट ब्रिज बेसिकली क्या कर रहा है, एक तो इलेक्ट्रिकली कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है, इलेक्ट्रिकली कनेक्टिविटी नहीं होगी तो हमारे सिस्टम में से दैट इज सिस्टम में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। सेकंड हमारे पास ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी को मेंटेन कर रहा है। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास क्या है, अगर हमने यहाँ पे सिंपल कंडक्टिव वायर लगाया था तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होते रहेंगे हमारे, ये हमारा सेल जो है गैल्वानिक सेल है, ये हम नॉर्मली इस्तेमाल कर रहे होते हैं फॉर जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। ये जो हमारा ड्राई सेल है ये हमारी लेड स्टोरेज बैटरी है, इसके अंदर इस किस्म के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमारे पास इस्तेमाल हो रहे होते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं पोटेंशियोमेट्री की, तो पोटेंशियोमेट्री बेसिकली वर्क कर रही होती है अंडर द स्टैटिक कंडीशन। एंड व्हाट इज स्टैटिक कंडीशन, स्टैटिक कंडीशन मीन्स करंट हमारे पास क्या होगा, current must be similar or equal to 0. That is यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा था। ठीक है, करंट कब तक फ्लो होता रहेगा, जब तक जिंक या सिल्वर आयन में से कोई एक स्पीशी खत्म ना हो जाए। ठीक है, लेकिन हम पोटेंशियोमेट्री कब वर्क कर रही होती है, गैल्वानिक सेल पे ही वर्क करती है, लेकिन यहाँ पर करंट सिस्टम में से फ्लो नहीं होता। अब करंट कैसे नहीं फ्लो हो सकता, एक बात हमें पता है दैट इज V is equal to IR. Which law is it? क्या नाम है इस लॉ का? ओम्स लॉ। यस, ओहम्स लॉ। ठीक है, तो ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये जो करंट फ्लो हो रहा है बेसिकली क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव, अगर मैं सेल पोटेंशियल को लिखूं तो सेल पोटेंशियल हमारे पास बेसिकली क्या होता है, हमारे ये जो पॉजिटिव है, सॉरी इसको मैं E से कंसीडर करते हैं, E1 माइनस E2 की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है, उसकी वजह से हमारे सिस्टम में से क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। यहाँ पे हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर E से भी डिनोट कर सकते हैं पोटेंशियल को, अदरवाइज V से भी डिनोट हो रहा होता है पोटेंशियल। V एंड E आर इक्विवेलेंट, एक ही बात है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से हमारे सिस्टम में से करंट फ्लो हो रहा है, और करंट जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेजिस्टेंस के। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द
वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। अगर हम रेजिस्टेंस बढ़ा दें, इंक्रीजिंग द रेजिस्टेंस विल डिक्रीज द करंट। तो हम क्या करते हैं, जब हम यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाते हैं, दैट इज की पोटेंशियोमीटर, वोल्ट मीटर क्या कर रहा होता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर रहा होता है। वो वोल्ट मीटर बहुत ही हाई रेजिस्टेंस का होता है, हाई रेजिस्टेंस, इतनी हाई रेजिस्टेंस कि यहाँ से जो इनिशियली इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो था, अब वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो वो नहीं होने देता, दैट इज कि इलेक्ट्रॉन फ्लो बहुत ही मिनिमम रह जाता है, दैट इज करंट हमारे पास इतना लो चले जाता है, एक्सपेरेंट -12 में कंसीडर कर लें, या हम कंसीडर कर सकते हैं कि वो करंट हमारे पास नेग्लिजिबल होता है या जीरो हो जाता है। ठीक है, कब, जब हमने यहाँ पे लगा दिया एक वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर रहा है। तो पोटेंशियोमेट्री वर्क करती है गैल्वानिक सेल के ऊपर, या वोल्टाइक सेल एंड गैल्वानिक सेल बोथ आर सेम। ठीक है, पोटेंशियोमेट्री वर्क करती है गैल्वानिक सेल के अंदर अंडर द स्टैटिक कंडीशन कि हमारे सिस्टम में से कोई करंट फ्लो नहीं होता। ठीक है, अब कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा या नेग्लिजिबल करंट फ्लो हो रहा है, ऐसी कंडीशन में अंदर क्या होगा, जितने जिंक आयन इनिशियली प्रेजेंट थे उतने ही जिंक आयन मौजूद रहेंगे, जितने सिल्वर आयन इनिशियली प्रेजेंट थे उतने ही आयन मौजूद रहेंगे। बस हम क्या करेंगे, इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास आ जाएगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस बेस कर रहा होगा कंपोजिशन के ऊपर। अब इसमें अगर मैं यहाँ पर एनोड हाफ सेल को रिप्लेस कर दूं किसी एनोड हाफ सेल को अगर हम रिप्लेस कर दें किसी रेफरेंस इलेक्ट्रोड से। रेफरेंस इलेक्ट्रोड ऐसा इलेक्ट्रोड होता है जिसका पोटेंशियल हमें पहले से नोन हो, हमें पहले से पता हो। ठीक है, दैट इज के हम डिस्कस कर चुके हैं। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड अगर हमने यहाँ पर लगा दिया, ठीक है, तो अब हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस हम वोल्टमीटर से मेजर कर रहे हैं वो क्या होगा, वो हमारे पास बराबर हो जाएगा हमारा इंडिकेटर इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल माइनस रेफरेंस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल। ठीक है, इस तरीके से हमारा पोटेंशियल, ये जो सेल पोटेंशियल यहाँ पर आने वाला था, वो सेल पोटेंशियल किसके इक्वल होगा, इंडिकेटर इलेक्ट्रोड जो कि हमारा ये कैथोड हाफ सेल है, और माइनस रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो हमारा ये वाला जिंक को हमने रिप्लेस कर दिया रेफरेंस इलेक्ट्रोड से। तो बेसिकली पोटेंशियोमेट्री से अब हम क्या कर सकते हैं, नर्स इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए हम रेफरेंस, हम इंडिकेटर इलेक्ट्रोड जो हमारा ये हाफ सेल है, इसके अंदर जो कंपोजिशन है हमारे इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की, दैट इज सिल्वर आयन की जो कंसंट्रेशन है, इसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय मेजरिंग द पोटेंशियल। हमने मेजर किया सेल पोटेंशियल, रेफरेंस पोटेंशियल हमें मालूम था, इससे हमारे पास क्या आ गया, इंडिकेटर इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल आ गया, और इंडिकेटर इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल डिपेंड कर रहा है हमारे इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के ऊपर। ठीक है, सो पोटेंशियोमेट्री बेसिकली अब क्या कर रही है, क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए भी समटाइम ये इस्तेमाल हो जाती है, लेकिन मोस्टली इस्तेमाल हो रही है हमारी क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए, एंड इट इज़ अ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक। नॉन डिस्ट्रक्टिव क्यों है, कि जो सिल्वर आयन हमारे पास यहाँ पे इनिशियली मौजूद थे वही सिल्वर आयन हमारे पास रहेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रही, क्योंकि सिस्टम में से करंट फ्लो नहीं हो रहा। अगर सिस्टम में से करंट फ्लो होता तो हमारी कंसंट्रेशन जो है वो क्या हो जाती, चेंज हो जाती। ठीक है, ये बेसिकली अब हमारे पास क्या है, पोटेंशियोमेट्री की डेफिनेशन है। अब पोटेंशियोमेट्री के बाद हमने सेल पोटेंशियल मेजर करना है। एक चीज अगेन सॉल्ट ब्रिज के हवाले से हमारे पास आती है कि जब हमने इसके अंदर सॉल्ट ब्रिज इंसर्ट किया, ठीक है, तो सॉल्ट ब्रिज दो तो हमें बेनिफिट्स दे रहा है, एक कि ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा है बिटवीन टू हाफ सेल, एंड सेकेंड ये इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी को मेंटेन रख रहा है। लेकिन एक इसका हमारे पास ड्रॉबैक भी है, एंड दैट ड्रॉबैक इज कॉल्ड द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। अब लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या होता है, इसको हम समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास दो अलग अलग तरह के सॉल्यूशन मौजूद हैं, दो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन मौजूद हैं, इलेक्ट्रोलाइट दैट इज जो कंडक्टिव होते हैं, जिनके आयनिक सॉल्यूशन जो है वो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन कहला सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास यू कैन कंसीडर कि हमारे पास HCl का सॉल्यूशन है, दोनों HCl के सॉल्यूशन है, लेकिन दोनों HCl के सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन का डिफरेंस हमारे पास मौजूद है, एक हमारे पास लोअर कंसंट्रेशन है, एक हमारे पास हायर कंसंट्रेशन है। अब लोअर एंड हायर से क्या होगा, जब भी एक लोअर कंसंट्रेशन हो कहीं पर और एक हायर कंसंट्रेशन हो, वहां पे हमारे पास डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है। अगर दो सेम कंपोजिशन या दो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन आपस में किसी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के
वजह से क्या हुए हैं, एक दूसरे के साथ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से एक दूसरे के साथ सेपरेटेड है, तो क्या होगा, डिफ्यूजन का प्रोसेस होगा। हायर कंसंट्रेशन रीजन से लोअर कंसंट्रेशन रीजन के अंदर हमारे आयंस क्या कर रहे होंगे, मूव कर रहे होंगे। अब HCl क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन आयंस मौजूद हैं और क्लोराइड आयन मौजूद हैं, ठीक है। एंड ये हाइड्रोजन आयन भी क्या करेंगे, हायर कंसंट्रेशन 0.1 हायर है, 0.01 लोअर है, तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में क्या कर रहे होंगे, मूव कर रहे होंगे। अच्छा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हमारे पास क्या कर रही है, दो सॉल्यूशन को इंटरमिक्स होने से बचा रही है, लेकिन यहाँ से हमारे पास क्या हो सकते हैं, आयंस जो है मूव कर सकते हैं फ्रॉम, आयंस जो है मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन दो सॉल्वेंट एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स नहीं होंगे। अदरवाइज आप 0.1 मोलर सोल्यूशन के अंदर 0.01 मोलर सोल्यूशन को मिक्स करेंगे तो क्या होगा, वो एक ही सोल्यूशन बन जाएगा, नई कंसंट्रेशन जनरेट होगी। लेकिन अगर हम उनको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट करेंगे तो सिर्फ आयंस मूव कर सकते हैं। अब जैसे ही हमने इन दोनों सोल्यूशन को कनेक्ट किया, क्या होगा, हमारे आयंस मूव करना स्टार्ट कर देंगे। अब इन आयंस की मूवमेंट किस तरीके से, अब हाइड्रोजन आयन क्लोराइड आयन को अगर हम देखें, ये दोनों एक जैसे आयंस नहीं है। हाइड्रोजन आयन, इन दोनों में से स्मॉलर साइज आयन कौन सा है, हाइड्रोजन और क्लोराइड, which ion is smaller in size, so हाइड्रोजन आयन जो है हमारा स्मॉलर इन साइज है, इसकी मूवमेंट, इसकी जो मोबिलिटी है वो हमारे पास ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू क्लोराइड। दैट इज, अगर एक साथ इन दोनों की हम रेस लगाएं तो क्या होगा, हाइड्रोजन आयन जो है वो जीत जाएगा और क्लोराइड जो है वो लूज कर जाएगा। दैट इज, हाइड्रोजन आयन विल मूव फास्टर देन क्लोराइड। तो जैसे ही हमने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाई, दो आयंस आपस में इन कांटेक्ट आए, तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन आयन जो है मूव करेंगे, क्लोराइड आयन भी मूव करेंगे, लेकिन हाइड्रोजन आयन जो है क्योंकि फास्टर मूव करते हैं एज कम्पेयर टू क्लोराइड आयन, ये ज्यादा तेजी से, ये पहले क्लोराइड आयन से पहले क्या कर देंगे, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके दूसरी सॉल्यूशन में पहुंच जाएंगे। अब जैसे ही इन्होंने ट्रांसफर किया, यहाँ पे भी इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी हमारी थी सॉल्यूशन के दोनों तरफ, सॉल्यूशन के दोनों तरफ हमारे पास इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी कि जितने हाइड्रोजन आयन थे यहाँ पे 0.01 मोलर के हाइड्रोजन आयन थे, तो 0.01 मोलर के ही क्या थे, हमारे पास क्लोराइड आयन थे। दैट इज, ये आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर रहे थे। लेकिन जैसे ही एक या बहुत ही स्मॉल कंसेंट्रेशन हाइड्रोजन आयन की क्रॉस कर गई यहाँ पर, और क्लोराइड आयन ने अभी उनको क्रॉस नहीं किया है, तो उसकी वजह से क्या हुआ, जैसे ही एक हाइड्रोजन आयन यहाँ पे मूव किया, यहाँ पे हमारी इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हो गई, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हमारे पास जनरेट हुआ। एंड क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन आयन रिमूव हुए हैं, तो यहाँ पे क्लोराइड आयन की वजह से नेगेटिव चार्ज हमारे पास बढ़ गया। ठीक है, तो ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव की वजह से यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है, एंड दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। जब भी दो अलग अलग तरह के इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन आपस में इन कांटेक्ट आएंगे विद अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, एक पोटेंशियल डेवलप होता है, एंड दिस पोटेंशियल इज कॉल्ड द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। अगर डिफरेंट किस्म के आयंस हम लें या कंसंट्रेशन का डिफरेंस बहुत ज्यादा हो तो ये लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल बहुत ज्यादा हाई होता है। अगर कंसंट्रेशन डिफरेंस कम होगा तो ये पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। अब लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्यों डेवलप हो रहा होता है या किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा होता है, एक तो डिपेंड कर रहा होता है डिसिमिलर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के ऊपर, कि अगर दो अलग अलग तरह के आयनिक सॉल्यूशन हमारे पास इन कांटेक्ट आए, लेकिन लाइक 0.1 मोलर का सोडियम क्लोराइड है, 0.1 मोलर का KCl है, इन दोनों को हम एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट आउट करें, तो हमारे पास जो पोटेंशियल जनरेट होता है लिक्विड पोटेंशियल, दैट इज -6.4, दैट इज वेरी वेरी हाई। ठीक है, ये एक हाई पोटेंशियल हमारे पास जनरेट हो रहा है। तो डिसिमिलर आयंस में
आपस में डेवलप हो रहे होते हैं, तो आपस में इन कॉन्टेक्ट आते हैं, तो हमारे पास लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल डेवलप हो रहा होता है। ये डिपेंड कर रहा होता है किसकी वजह से, ये डिपेंड कर रहा होता है आयंस की मोबिलिटी के ऊपर। ठीक है, आयंस की मोबिलिटी डिपेंड कर रही होती है चार्ज एंड साइज के ऊपर। ठीक है, अगर चार्ज हमारे पास हायर है, हायर चार्ज है, चार्ज डिफरेंस आ रहा है, या फिर हमारा साइज डिफरेंस आ रहा है, तो उसकी रिस्पेक्ट से हमारे आयंस की जो मूवमेंट है उस पर फर्क पड़ रहा होता है। स्मॉलर साइज के अगर हमारे आयंस लाइक हाइड्रोजन है, और एक सेकेंड आइटम हम सोडियम को कंपेयर करें, सोडियम एंड हाइड्रोजन के अंदर हाइड्रोजन की मोबिलिटी हमारे पास हाई है, सोडियम की मोबिलिटी हमारे पास कम है, क्योंकि हाइड्रोजन स्मॉलर इन साइज है। ठीक है, इसी रिस्पेक्ट से अगर बाकी आयंस को हम कंसीडर करें, तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में अगर हमारे पास डिफरेंस ज़्यादा है उनकी साइज का, उनकी मोबिलिटी का, तो हमारे पास जंक्शन पोटेंशियल ज़्यादा डेवलप होगा, अदरवाइज जंक्शन पोटेंशियल हमारा कम भी हो सकता है। तो यूजुअली हम जो इस्तेमाल कर रहे होते हैं सॉल्ट ब्रिज के अंदर, वो KCl हम इसीलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि पोटेशियम और क्लोराइड की जो मोबिलिटीज़ हैं वो आपस में थोड़ी बहुत एक दूसरे से रिजेंबल करती हैं। दैट इज क्लोराइड की मोबिलिटी कितनी है, 7.91 एक्सपोनेंट -8, जबकि पोटेशियम की मोबिलिटी कितनी है, 7.62 एक्सपोनेंट -8, दैट इज एक्सपोनेंट -8 एंड 7 की ही रेंज के अंदर है। तो इनके दरमियान में जो पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास आ रहा है या मोबिलिटी डिफरेंस आ रहा है, वो हमारे पास क्या होता है, दैट इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू अदर आइंस। अदरवाइज लेकिन कभी कभी इस तरह के सोल्यूशन होते हैं जहाँ पे हम क्लोराइड को इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर कोई प्रोटीन इन्वायरमेंट है क्लोराइड, या कोई ऐसी कंडीशन है जहाँ पे क्लोराइड जो है रिएक्ट कर सकता है, ठीक है, वहाँ पर हम इसको चेंज कर देते हैं, वहाँ पे हम इसको पोटेशियम नाइट्रेट वगैरह इस्तेमाल कर लेते हैं। इसी तरीके से कहीं कोई ऐसी इन्वायरमेंट है जहाँ पे हाइड्रोजन हम इस्तेमाल नहीं कर सकते या पोटेशियम इंटरफेयर कर रहा है, तो वहाँ पे हम डिफरेंट आयंस को इस्तेमाल कर सकते हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस। सो अब लिक्विड जंक्शन को भी अगर हम कंसीडर करें, तो हमारी पोटेंशियोमेट्री की जो डेफिनेशन बनेगी अब क्या होगी, कि जो हमारा पोटेंशियोमेट्री क्या है, कि हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर कर रहे हैं, दो हाफ सेल का पोटेंशियल मेजर कर रहे हैं, एंड दो हाफ सेल का सेल पोटेंशियल हम मेजर कर रहे हैं, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडिकेटर एंड रेफरेंस इलेक्ट्रोड। बट इस मेजरमेंट में थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूशन हमारी शामिल होती है जंक्शन पोटेंशियल की, और यही जंक्शन पोटेंशियल बेसिकली हमारी सेंसिटिविटी को या हमारे लिमिट ऑफ डिटेक्शन को क्या कर रहा होता है, ऑल्टर कर रहा होता है, क्या इस ये लिमिट कर रहा होता है कि जंक्शन पोटेंशियल की वजह से थोड़ा बहुत एरर हमारी, जब भी हम सेल पोटेंशियल मेजर करेंगे वहाँ जंक्शन पोटेंशियल मौजूद होगा, और उस जंक्शन पोटेंशियल की वजह से हमें सिर्फ इंडिकेटर और रेफरेंस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल ही मेजर नहीं हो रहा होगा, बल्कि उसमें जंक्शन पोटेंशियल की भी कंट्रीब्यूशन शामिल होगी। तो ये क्या है, ये लिमिटेशन है हमारी पोटेंशियोमेट्री की। ठीक है, नॉर्मली हम जंक्शन पोटेंशियल को कंसिडर नहीं कर रहे होते, हम सिर्फ इंडिकेटर एंड रेफरेंस इलेक्ट्रोड को का डिफरेंस मालूम कर रहे होते हैं, लेकिन जंक्शन पोटेंशियल की कंट्रीब्यूशन होती है, और अगर हमें बहुत प्रिसाइज वर्क करना है तो हमें इसको भी कंसीडर करना होगा। हम इसको नॉर्मल कंडीशन के अंदर मालूम नहीं कर सकते जंक्शन पोटेंशियल को, लेकिन इसको लेकिन ये हमेशा एग्जिस्ट करता है। ठीक, अब नाउ अगर हम कंसीडर करें कि हमने हमारा एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड, एक हमारे पास क्या है, ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। ठीक है, एक हमारा इंडिकेटर सॉल्यूशन मौजूद है, इंडिकेटर सॉल्यूशन जिसके अंदर हमारे पास आयनिक कंसंट्रेशन कुछ ना कुछ मौजूद है, यहाँ पे सिल्वर की आयनिक कंसंट्रेशन है। ठीक है, और सिल्वर इलेक्ट्रोड है। अब इन दो हाफ सेल का पोटेंशियल हम मेजर कर रहे हैं। ठीक है, तो इन दो हाफ सेल का पोटेंशियल हमारे पास बेसिकली वो हमें रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि हमारी आयनिक कंसंट्रेशन क्या है। अच्छा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, दोबारा थोड़ा सा रिवाइज कर दूं कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की जो डेफिनेशन थी उसके अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसी भी हाफ सेल का डिपेंड कर रहा होता है कि जब वो सेल पोटेंशियल है जो कि मेजर किया जाए अगेंस्ट स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जबकि एक्टिविटी ऑफ ऑल द एनालाइट इक्वल हो 1 की। तो यहाँ पे सिल्वर आयन की एक्टिविटी इक्वल है 1 के,
सिल्वर इलेक्ट्रोड, क्योंकि सिल्वर मेटेलिक इलेक्ट्रोड है, प्योरेस्ट फॉर्म के अंदर मौजूद है, तो प्योरेस्ट फॉर्म में कोई भी चीज मौजूद होगी उसकी एक्टिविटी इक्वल टू 1 होगी। ठीक है, तो यहाँ पर इस वक्त क्योंकि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की रिस्पेक्ट से हम पोटेंशियल मेजर कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो इस वक्त पोटेंशियल आ रहा है दैट इज द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द सिल्वर इलेक्ट्रोड। और इसकी जो इक्वेशन है क्या है कि सिल्वर आयन एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद सिल्वर मेटल के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। इस रिडक्शन प्रोसेस का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो कितना है 0.799। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम जिंक का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मेजर करना चाह रहे हैं तो हमें क्या करेंगे, यहाँ पे जिंक आयन की एक्टिविटी हमारे पास क्या होगी, इक्वल टू 1 होगी, और जिंक इलेक्ट्रोड हम इस्तेमाल करेंगे, इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के रिस्पेक्ट से पोटेंशियल मेजर करेंगे, तो जो पोटेंशियल आएगा वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा जिंक का या किसी भी मेटल इलेक्ट्रोड का, किसी भी हाफ सेल का पोटेंशियल हम इस तरीके से मालूम कर सकते हैं, दैट विल बी द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अगर हमारी एक्टिविटी तमाम एनालाइट की, तमाम आयंस की जो हमारे इंडिकेटर इलेक्ट्रोड में मौजूद हैं वो क्या हो, इक्वल हो 1। ठीक, नाउ यू हैव टू रीजॉइन।